हेलो एवरीवन। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 26 जून का हमारा डेली करंट अफेयर। तो पहला आर्टिकल जो है वो हम जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट करते हैं। तो आपने अभी सुना होगा वित्त महोत्सव जो है बेसिकली ये सेलिब्रेट किया गया। और आपको पता है कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है? जम्मू एंड कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसको सेलिब्रेट किया गया और इसको ऑर्गेनाइज़ किसने करवाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसने इसको ऑर्गेनाइज़ करवाया। अब ये न्यूज़ में क्यों आ गया है? वो इसलिए न्यूज़ में आ गया क्योंकि रिसेंटली अभी अमित शाह जो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, ठीक है, उन्होंने इस वित्तस्ता महोत्सव को क्या किया? एड्रेस किया, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे ये आर्टिकल जो है वो न्यूज़ में आ चुका है। अब बेसिकली इस महोत्सव को मनाने के पीछे मेन गोल, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? लोगों को एक्वेंट करवाना, यानी कि लोगों को परिचित करवाना, लोगों को बताना, पूरी कंट्री को बताना क्या चीज़ के बारे में? हमारे कश्मीर की यूनिकनेस के बारे में, हमारे कश्मीर की डाइवर्सिटी के बारे में, हमारे कश्मीर की कल्चरल हेरिटेज के बारे में। तो ये सब कुछ बताना होल कंट्री को, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको वित्त महोत्सव को जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। अब वित्त तो आपको पता होगा, ये बेसिकली हम झेलम का ही एंशिएंट नाम, अगर आपने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ी है वहाँ पे हमने कई सारे रिवर्स देखते हैं, चेनाब रिवर, कई सारे रिवर्स हैं जिनके नाम जो है एंशिएंट टाइम पे कुछ और हुआ करते थे। रावी रिवर होगी, सबके कुछ और नाम हुआ करते थे। वही चीज़ है यहाँ पे, अगर हम बात करें झेलम रिवर को एंशिएंट टाइम पे बोला जाता था वितास्ता। तो इसलिए वितास्त महोत्सव जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली कुछ फोक बिलीफ वगैरह हमारे कुछ एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं हमारे झेलम रिवर के साथ, तब भी इस फेस्टिवल को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार इसलिए न्यूज़ में रहा क्योंकि अमित शाह हमारे जो यूनियन होम मिनिस्टर एंड कोऑपरेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस महोत्सव को एड्रेस किया है, ठीक है। तो ये था आर्टिकल जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डे के बारे में देख लेते हैं। अब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डे क्या है? तो बेसिकली हमें ये पता है इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डे फॉर द वुमेन, ठीक है। वुमेन के लिए बेसिकली हम बात करेंगे, उनको कंट्रीब्यूट करने के लिए दिन को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 24 जून को हर साल सेलिब्रेट के एनुअल बेसिस में सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली हम ये सेलिब्रेट करते क्यों हैं? हम हमारी वुमेन जो हमारी डिप्लोमेट्स हैं, ठीक है, हमारे जो एम्बेसडर्स हैं, ठीक है, जो उनको जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ऑनर किया जाता है, उनकी कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है कि वुमेन की अच्छी कंट्रीब्यूशन हमारी डिप्लोमेसी में, ठीक है, डिसीजन मेकिंग। तो पूरे वर्ल्ड में डिसीजन मेकिंग उनके हम देखते हैं, यहाँ से वो हमारी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे देश में जाके। तो हम बोलेंगे उनकी कंट्रीब्यूशन को जो है वो क्या किया जाता है, मतलब कि उनको ऑनर दिया जाता है, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाता है। तो उसी के बारे में हम ये हर दिन जो है सेलिब्रेट करते हैं 24 जून को, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डे फॉर वुमेन। अब इस बार के 2020 जो हमारा रिसेंटली अभी 2024 रहा, उस 2023 रहा, उसकी क्या हमारी थीम रही? उसकी थीम हमारी यही रही, ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर वुमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये हमारी इस बार की जो है वो 2023 की जो है वो थीम रही इंटरनेशनल डिप्लोमेसी डे के बारे में। अच्छा, तो ये भी एक फैक्चुअल डेटा, ये भी याद रख सकते हैं आप। रुचिरा कंबोज जो है बेसिकली ये परमानेंट डिप्लोमेट है इंडिया की तरफ से, जो कि रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर एम्बेसडर बोल सकते हैं, जो कि इंडिया को रिप्रेजेंट कहाँ पे कर रहे हैं? यूनाइटेड नेशन में। तो ये हल्का सा आप इसके बारे में भी आइडिया जो आप रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी लिस्ट के बारे में। तो हम ये बोलेंगे कि ये बेसिकली एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है। तो 2 कंपनीज निकल कर आई जो कि इस लिस्ट में हमें देखने को मिलती है टॉप 100 में। तो एक तो हमारी इंडिया की मीशो आई थी, दूसरी NPCI, ठीक है। तो ये बेसिकली 2 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि जो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी की लिस्ट निकाली गई उनमें से हमारी ये 2 मीशो और NPCI जो है वो लिस्ट में हमें देखने को मिली। और वो कैसे? ये बोला गया कि मीशो जो है मोस्ट डाउनलोडिंग शॉपिंग ऐप बन गया हमारे पूरे वर्ल्ड का। तो अब ये बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा डाउनलोड लोगों ने इसी ऐप का जो है वो किया। पहली बात NPCI की अगर मैं बात करूं तो 2021-22 का डाटा तो ये चीज़ बोलती है कि 52% जो हमारी डिजिटल पेमेंट की गई है वो आप NPCI के थ्रू जो है वो देख सकते हो। तो ये आप इसके बारे में आइडिया रख सकते हो। बाकी आप यही याद रखो, मीशो और NPCI जो है हमारे ये टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनी लिस्ट में इनको मतलब कि लिस्ट डाउन जो किया गया है, ठीक है। तो ये आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा IIT कानपुर के बारे में। अब यहाँ पे अगर हम बात करें ना, थोड़ा सेकंड जूम करने दो, हाँ, यहाँ पे अगर हम बात करें IIT कानपुर जो है वो क्यों न्यूज़ में रहा
क्योंकि रिसेंटली क्या है, वो IIT कानपुर ने जो है वो सक्सेसफुल एक टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया है। आप देख सकते हो कि रेनफॉल वगैरह जो है वो नहीं जब होती है तो हम क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं। क्या करते हैं, क्लाउड सीडिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है जी, आर्टिफिशियल रेन वगैरह जो है वो देखने को मिलती है। बाकी इसका डिटेल में अगर कंसेप्ट आपने समझना है तो वो हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जब शंकर IAS किताब पढ़ते हैं ना, वहाँ पे पूरा डिटेल में बताया वो क्लाउड सीडिंग का पूरा प्रोसेस मेथड जो है वो क्या होता है। यहाँ पे हम डिटेल में तो नहीं जाएंगे, बट आप यही याद रखो कि कभी भी जब हमारा ड्राई वेदर होता है, ठीक है, तो इस टाइप के ड्राई वेदर जो है उससे हमें फाइट करने के लिए हम चाहते हैं वहाँ पे जो है थोड़ी बहुत ही बारिश वगैरह जो है वो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल रेन करवाते हैं। तो आर्टिफिशियल रेन करवाने के लिए हमें क्लाउड की सीडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, ड्रॉपलेट्स वगैरह जो है वो बड़े हो जाते हैं और उससे क्या है, फाइनली वही वाटर ड्रॉपलेट कंडेंस होकर वो रेनफॉल में, जैसे हमारा कंडेंसेशन का प्रोसेस होता है, वो आर्टिफिशियली कंडेंसेशन करवा के हम रेनफॉल जो है वो जनरेट करवाते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, ये रिसेंटली IIT कानपुर जो है उन्होंने एक टेस्ट फ्लाइट की है, ठीक है। तो टेस्ट फ्लाइट की है, तो वो हम बोलेंगे कि फ़्लाइट के थ्रू, या फिर आप बोल सकते हो कि हमने क्लाउड सीडिंग करवाई और उस क्लाउड सीडिंग से हमने आर्टिफिशियल रेन जो है वो करवाई। तो ये हम देख सकते हैं आर्टिफिशियल रेन जो है वो क्रिएट की गई, जो कि रेनी कंडीशन वाली सिचुएशन जनरेट की गई, यानी कि ड्राई वेदर और एयर पोल्यूशन जैसी सिचुएशन से हमने क्या किया, फाइट किया। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की अगर हम बात करें, रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड जो है सर्टिफिकेट में इनका नाम जो है वो आया है, ठीक है। तो इनको आप इनका नाम याद रख सकते हैं। तो इनका नाम जो है वो रिकॉर्ड किया गया इस चीज़ में, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे कि ये पहले मैन प्लेयर बन जाते हैं। इनको क्यों बेसिकली ये ऑनर दिया गया, ये पहले मैन प्लेयर बन जाते हैं फुटबॉल में, तो जिन्होंने 200 इंटरनेशनल लेवल में जो है वो अपनी अपीयरेंस दी है, ठीक है। तो इन 200 इंटरनेशनल अपीयरेंस, या फिर आप बोल सकते हैं 200 इंटरनेशनल लेवल में इन्होंने अपने आप को खेला है, ठीक है। तो इसलिए हम बोलेंगे कि ये इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से ऑनर किया गया है। फिर हम बात करते हैं कि ये कौन है जी, ये बेसिकली फ़ुटबॉल प्लेयर हैं। कौन सी कंट्री से खेलते हैं जी, पोर्तुगीज़ से। और क्लोजेस्ट की मैं बात करूँ, इन्हीं के ही क्लोजेस्ट या फिर सेकंड स्पॉट या प्लेस पे हमें एक और प्लेयर देखने को मिलते हैं जो कि कुवैत के फुटबॉलर हैं, बादर अल मुतावा, ठीक है। तो बाकी का प्रोनाउंसिएशन गलत होगी, इसके लिए सॉरी, ठीक है। तो मैं इतना फुटबॉल वगैरह जो है वो मैचेस देखता नहीं हूँ, तो बाकी अपने हिसाब से देख लेना नाम इनका। तो बाकी ये है कि कुवैत फुटबॉलर हैं, तो हम बोलेंगे सेकंड, या फिर आप बोले क्लोजेस्ट हैं बिल्कुल इसके। तो इन्होंने हम बोलेंगे 196 ओकेजन या फिर बोलो 196 इंटरनेशनल लेवल में इनकी अपीयरेंस जो है वो देखने को मिली है। तो ये भी आप हल्का सा इनका आइडिया भी रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये भी आप आइडिया रखो कि अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हमारा हुआ 2022 चैम्पियन कौन बना, हमारा जीता कौन, अर्जेंटीना जो है ये फीफा वर्ल्ड कप 2022 जो है वो जीता है। और फीफा अंडर-20 वर्ल्ड कप 2023 ये जीता गया यूरुग्वे के द्वारा, ठीक है। तो ये भी आप हल्का सा आइडिया रख सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है रिन्यूएबल एनर्जी इन रेलवेज़ के बारे में। तो अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या बोला गया है, इसमें हम यही बोलेंगे कि हमारी जो इंडियन रेलवे है ना, उसने एक MOU जो है वो साइन किया। MOU क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिकली MOU जो वो साइन किया गया है हमारी इंडियन रेलवे ने, किसके साथ साइन की है, USAID। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है वो आप देख सकते हो, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इनके साथ ये एक MOU जो है वो साइन किया गया। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे इंडियन रेलवे और USAID जो है इनके बीच में कोलैबोरेशन जो है वो देखने को मिलेगी। या फिर आप ये बोल सकते हो कि USAID जो है वो इंडियन रेलवे जो है उसको एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, एक हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमारी इंडियन रेलवे जो है उनका लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग है। उनका लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग है। वो क्या प्लानिंग है, यही कि हमें जो है नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन करना है आने वाले 2030 तक। तो नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन को जो है वो अचीव करना है इंडियन रेलवेज़ ने। तो इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें क्या चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंस चाहिए, हमें टेक्निकल सपोर्ट चाहिए। वो सब कुछ टेक्निकल असिस्टेंस और सपोर्ट वगैरह जो USAID जो है इसके द्वारा जो है इंडियन रेलवेज़ को जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। और बाकी अगर आपको थोड़ा जानना है USAID के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, इसकी फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। और बाकी इसका काम क्या रहता है, ये लीड करती है किस चीज़ को, यही हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट में इनका काम है। ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स किए जाते हैं, जैसे कि लोगों की लाइफ को जो है सेव किया जाए, पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को स्ट्रेंथन किया जाए। और यही बोलेंगे लोग प्रोग्रेस में जो है वो हेल्प की जाए, ताकि बियॉन्ड असिस्टेंस, ठीक है। तो अब ये देखिए, टू हेल्प द पीपल प्रोग्रेस बियॉन्ड असिस्टेंस। तो ये बेसिकली हम बोलेंगे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप USAID के बारे में हल्का सा आइडिया रख सकते हो। तो यहाँ पे USAID के द्वारा जो है वो एक असिस्टेंस जो है
वो प्रोवाइड की जाएगी। उसके लिए एक MOU जो है वो साइन किया इंडियन रेलवे के साथ कि हम आपको टेक्निकल असिस्टेंस और सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि आपका जो लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लानिंग गोल है कि हमें जो नेट जीरो कार्बन एमिशन जो है वो अचीव करना आने वाले 2030 तक, उसको ताकि आप अचीव कर सको। अच्छा, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। इंडियन ओवरसीज़ बैंक की बात करते हैं। ये भी बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में रहा, क्योंकि रिसेंटली इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने एक MOU जो है वो साइन किया। किसके साथ किया? तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट जो है, वहाँ पे हम बोलेंगे कि एक रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है उसको प्रमोट करना है। तो इसलिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने जो है MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो साइन किया गया है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है RLM, इसको बेसिकली प्रमोट किया जाए, इसको बेसिकली बूस्ट किया जाए। अब यहाँ पे क्या होगा, जो आपको पता है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, SHGs जो हैं, उनको हम चाहते हैं कि उनको बूस्ट किया जाए, उनकी ग्रोथ को बूस्ट किया जाए। जो तमिलनाडु स्टेट में हमारे जो भी SHGs हैं, वहाँ पे उनकी ग्रोथ को बूस्ट किया जाए। तो उसके लिए उनको क्या चाहिए? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड मतलब चाहिए। तो उनको ये सब कुछ जो है वो हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, ताकि यही SHG जो है वो क्या कर सके, यहाँ पे एंटरप्रेन्योर एक्टिविटीज़ में अपने आगे बढ़ सकें, ठीक है, एक अपना लाइवलीहुड सस्टेन कर सके, कमा सकें, ठीक है, तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को अच्छे से जी सकें। तो बेसिकली ये हम देख सकते हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक जो है तभी जाके न्यूज़ में, क्योंकि इसने MOU साइन किया है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ताकि वहाँ पे रूरल लाइवलीहुड मिशन को बूस्ट किया जाए, प्रमोट किया जाए, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड की जाए, फाइनेंशियल रिसोर्स प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो ये हल्का सा आइडिया इसके बारे में आप रख सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं। टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग। अब ये बेसिकली हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर हम बात करें, तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे चाइना की एक यूनिवर्सिटी है, सिंगुहा यूनिवर्सिटी, ठीक है, सिंगुहा यूनिवर्सिटी बेसिकली चाइना की है। इसने यहाँ पे टॉप किया है, तो आप देख सकते हैं ये टॉप किया है। और सेकंड नाम जो निकल कर आया है वो आया है जी पेकिंग यूनिवर्सिटी चाइना की, और नेशनल यूनिवर्सिटी सिंगापुर थर्ड रैंक पे देखने को मिली। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ये इसने टॉप किया और फॉलो हुई बाय ये दो यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, ठीक है। तो बाकी हम बात करेंगे कि ये जो हमारी रैंकिंग देखने को मिली, हमने 200 यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड के लिए और उनको रैंकिंग वगैरह जो है वो दी। अब सबसे बड़ी बात तो ये निकल कर आती है कि इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ का रैंक इसमें निकल कर आया क्या? नहीं, हम बोलेंगे हाँ बिल्कुल आया। इंडिया के हम ये बोलेंगे 18 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो हमें 200 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में जो है वो देखने को मिली। अब टॉप 50 में मैं अगर बात करूं तो हमारी इंडिया की एक यूनिवर्सिटी आती है, टॉप 100 रैंकिंग में हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी 4 आती हैं, और टॉप 200 में हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटी 18 आती है। अब जो टॉप 50 के अंदर हमारी एक यूनिवर्सिटी आती है ना इंडिया की, वो यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc, ठीक है। तो उसका रैंक क्या निकल कर आया? 48th। तो 48th रैंक निकल कर आया, जो कि हमें पता 50 से नीचे ही है, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं, ये आप हल्का सा इसके बारे में भी आइडिया रख सकते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं NTPC के बारे में देख लेते हैं। अब NTPC जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है? मेरे को पता, आपको पता होगा, पूछा तो नहीं जाएगा एग्जाम में, बट पता होना चाहिए, ठीक है। पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता तो देखो और मुझे कमेंट में बताओ। फिर उसके हम बात करते हैं NTPC जो है, हम ये बोलेंगे इसको रिसेंटली एक अवार्ड जो है वो दिया गया है, ठीक है। हम ये बोलेंगे कि NTPC को अवार्ड क्यों दिया गया? ऐसा बोला गया है कि NTPC जो एक मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस है, यहाँ पे अच्छे से जो है वो काम, एक सेफली काम जो है वो किया जा सकता है। तो 2023-24 का अगर हम बात करें, कंसिडर करें, तो इसको उस बेसिस में बेस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस के तौर पे इसको अवार्ड से जो है वो नवाजा गया। तो इसको अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि गुड क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिलती है, एम्प्लॉय जो है सेंट्रिसिटी देखने को मिलती है, सेफ्टी एंड ट्रस्ट की चीज़ देखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि याद नहीं भी रखोगे तभी काम चलेगा। बस आपको एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि मोस्ट प्रेफर्ड वर्क प्लेस जो है वो किसको कंसिडर किया गया है, तो उसको उस चीज़ का अवार्ड मिला, तो आप बोल सकते हो वो NTPC है, ठीक है। अच्छा, बाकी हम बात करते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं AK भट्टाचार्य के बारे में। तो AK भट्टाचार्य भी बड़ा ज़्यादा न्यूज़ में थे, क्योंकि इनके द्वारा एक बुक जो है वो लॉन्च या रिलीज़ की गई, और उस बुक का टाइटल क्या, बुक का नाम क्या? इंडियाज़ फाइनेंस मिनिस्टर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू एमरजेंसी, ठीक है। 1947 में आज़ाद हुए और 1977 तक पूरा एमरजेंसी तक जो है ये पूरी बुक जो है फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में जो है वो बताती है कि उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे शेप किया, ठीक है। तो बाकी बुक का नाम आप ये देख सकते हैं, बुक का नाम हुआ। अब बुक क्या हाईलाइट करती, क्या बताती है? वही हमारे इंडिया के जो
जो फाइनेंस मिनिस्टर उनका क्या रोल रहा हमारे इंडिया की इकोनॉमी को कैसे शेप करने में, यानी कि जो हमारे पूरे 30 साल थे इंडिपेंडेंस के बाद के, यानी कि 1947 से 1977 कितना हुआ, 30 साल हुए ना, 1947 से 57 10 साल, 57 से 67 20 साल, 67 से 77 30 साल, यानी कि 30 ईयर्स तक हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रोल रहा हमारी इंडियन इकोनॉमी को एक शेप प्रोवाइड करने का, ठीक है। क्योंकि आपको पता है 1947 से पहले ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ पे जो है वो राज किया हुआ था और हमें पूरा एक किस्म का जो है हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल ही, आप सोच सकते हो, उन्होंने अपने बेनिफिट के लिए ही काम किया। तो अब हम चाहते थे कि अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे, हम अपनी इकोनॉमी को जो है वो एक रिवाइव करना चाहते थे, एक हम जो है एक इंडिपेंडेंट नेशन जो है उसके तौर पे निकल कर आए थे, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमी को जो है वो बूस्ट करना स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का क्या रोल रहा हमारी 30 साल जो थे इसमें इकोनॉमी को शेप प्रोवाइड करने में, ठीक है। तो ये बुक बेसिकली उसी की ही बात करती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम अंकित खेमका के बारे में। तो ये भी हम बोलेंगे कि इनके द्वारा भी एक बुक जो है वो लॉन्च या रिलीज़ की गई है। बुक का टाइटल आप देख सकते हो, सिम्फनी टू जैज़, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा नाम है, सिम्फनी टू जैज़। तो ये बुक का टाइटल है, बुक का नाम है। ये बुक रिलीज़ या लॉन्च की गई अंकित खेमका के द्वारा। तो ये बुक किसके बारे में बताती है, यही एक्सप्लोरिंग क्रिएटिविटी के बारे में बताती है। इसको क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करो, टीम वर्क की बात करती है, इनोवेशन करो इन द बिजनेस वर्ल्ड, ये सब कुछ बात करती है, जो कि आप नहीं भी रखोगे याद तो चलेगा काम। आपको यही पूछा जाएगा कि रिसेंटली बुक जो है वो लाई गई है सिम्फनी टू जैज़, ये किसके द्वारा लाई गई है, अंकित खेमका की बुक है, ठीक है। और आपने एक चीज़ देखी, आपका जूनियर असिस्टेंट जो कश्मीर यूनिवर्सिटी है ना, उसमें पर्टिकुलर बुक एंड ऑथर्स जो है वहाँ पे एक बना हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आप ये समझ के चलो, आपका जो भी मैं करंट अफेयर करवा रहा हूँ ना, आपका करंट अफेयर सारा वो मतलब कि कवर हो रहा है जो भी आपका सिलेबस में है, ठीक है। बाकी कोई नहीं, मैं एक बुक एंड ऑथर के बारे में भी एक सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊँगा। जो भी करंट रिलेटेड बुक एंड ऑथर्स होंगे वो इस पर एक सेपरेट वीडियो हम ले आएंगे, ठीक है। बाकी बुक एंड ऑथर की भी आती है, बाकी भी डायमेंशंस को कवर किया जाता है। इसलिए मैं बोलता हूँ मेरी न्यूज़ बड़ी डिटेल में होती है, इसको फॉलो करो। आपका जूनियर असिस्टेंट हो जाए, आपका KS हो जाए, आपका कोई भी एग्जाम हो जाए, ठीक है। चाहे आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर हो, हर एक से आपका करंट अफेयर निकल जाएगा। मैं बहुत डिटेल में लेके जाऊँ, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, ठीक है ना। तो बस इतना ही है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। हाँ, सब्सक्राइब तो करते हो आप लोग, बट आप बेल नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करते हो। तो बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे मैं वीडियो डालूंगा ना आप तक उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय।